हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल श्री एस एस एन वर्ल्ड। और आज हम बात करेंगे वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में। जो DSSS का एग्ज़ाम दे रहे हैं उनमें उसमें हमारी वर्ल्ड हिस्ट्री आती है। ठीक है, तो सबकी प्रॉब्लम यही है कि वर्ल्ड हिस्ट्री कैसे पढ़ें। तो वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ने के लिए कोई हमें अलग से स्पेस से टीचर नहीं आएंगे। ठीक है, और वर्ल्ड हिस्ट्री के नाम पे हमें बैच लेने को बोला जाता है, क्योंकि YT पे बहुत सारा हवा क्रिएट किया गया है वर्ल्ड हिस्ट्री के नाम पे। बच्चे ये सोचते हैं कि और नॉर्मल हिस्ट्री तो मैंने पढ़ी है, वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं पढ़ी है, इसके लिए बैच लेना पड़ेगा। फालतू में 4-5 हज़ार या 2,000 रुपये वेस्ट कर देते हैं। तो इसके लिए आप सतर्क रहिए। आपको कोई भी बैच लेने की ज़रूरत नहीं है, बस आप थोड़ा मेहनत करेंगे तो आपका हो जाएगा। जैसे कि मेहनत तो आप अगर बैच ले लेंगे तो वो आपको पढ़ाएंगे, नोट्स बनवा देंगे और आपको वो लर्न करने पड़ेंगे। ठीक है, और आपको पता है इस एग्ज़ाम का नेचर कैसा है। नेचर ऐसा है कि आपको नोट से काम नहीं चलेगा, आपको बुक रीडिंग करनी ही पड़ेगी। जब हमें बुक रीडिंग करनी ही है तो हम फालतू में पैसे वेस्ट क्यों करें, मेरा मतलब ये है। ठीक है, और मैं मना नहीं कर रही हूँ, अगर आपको बैच लेना है तो आप ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पर मैं मेरे हिसाब से बैच सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि हमें बुक रीडिंग करनी पड़ेगी। तो वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए सिर्फ और सिर्फ हमें नाइन्थ और 10th की हिस्ट्री, ओनली हिस्ट्री बुक रीड करनी है। उसमें नाइन्थ की बुक में शायद 5 चैप्टर हैं एंड 10th में शायद 6 है, यानी कि 11 या 12th के समथिंग चैप्टर दिए हैं दोनों बुक में। सिर्फ 11 एंड 12th चैप्टर हैं। तो आप अगर एक बार उसे रीड करेंगे ना, इधर उधर यूट्यूब पे भागने से अच्छा एक बार रीडिंग करने के लिए बैठ जाइए। उसमें जो पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। और कैसे रीड करें NCERT और नोट्स कैसे बनाएं, तो उसके लिए मैं एक बात बोलूँगी कि सबसे पहले तो आपको NCERT 9th एंड 10th की रीडिंग करनी है। फिर उसके बाद जो चीज़, मतलब हमने फ्रांस की क्रांति या फ्रांस रेवोल्यूशन पढ़ लिया। ठीक है, उसमें क्या हुआ कि मैंने पढ़ लिया तो मुझे लगा कि अरे मैंने क्या पढ़ा, कुछ समझ में नहीं आया। एक बार में किसी को समझ में नहीं आता, मुझे भी नहीं आता, मैं भी पढ़ी हूँ कई बार बुक, तो नहीं आया है समझ में। पर जब हम बुक्स पढ़ते हैं देन हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो मेरे माइंड में एकदम से टैकल होगा कि हाँ ये चीज़ मैंने तो कहीं पढ़ी है। फिर हम अपनी बुक्स पे पढ़ेंगे, कहेंगे हाँ ऐसे क्वेश्चन बना था। जब हमें क्वेश्चन बनाना और क्वेश्चन पूछना आ जाएगा ना, वही हमारी अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी। और अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं बन रही है, आपको वो थोड़ी होता है, टेंशन होती है, उसके लिए आप पहले बुक पढ़िए। मान लो मैंने नाइन्थ की क्लास का फ्रेंच रेवोल्यूशन चैप्टर पढ़ लिया। अब मेरी अंडरस्टैंडिंग के लिए हम YT का सहारा ले सकते हैं, गूगल का सहारा लेते हैं। YT पे आप अगर डालेंगे फ्रेंच रेवोल्यूशन तो तुरंत पूरा का पूरा चैप्टर आ जाएगा। कई सर या टीचर्स ने पढ़ाया हुआ है, आपको जिसका समझ में आए उसका समझ लीजिए। ठीक है, देन उसके बाद आपको क्या करना है कि NCERT में कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज के बारे में पूछता है। एक्स्ट्रा नॉलेज इन द सेंस, जैसे NCERT में किसी के बारे में पूछ लिया कि ये चीज़ कब हुई थी, आप पता लगाएं। क्वेश्चन अभी मैं 6 to 8 NCERT कवर करा रही हूँ, तो उसमें भी कई सारे क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं कि आप ये चीज़ अपने यहाँ से पता करके आएँ, ये कैसे हुआ था ये पता करके आएँ, ये कब हुआ था ये पता करें, ये बुक किसने लिखी थी ये पता करें। तो वो उसको पता करने के लिए आप गूगल का सहारा ले सकते हैं। किसी बुक में अगर वो चीज़ एक्स्ट्रा दी है तो उसके बारे में पढ़ सकते हैं। जैसे वो अम्बेडकर जी ने ये किया था, तो अम्बेडकर के बारे में जो जो काम हुए हैं वो हम नोट डाउन करेंगे। ये हमारी एक्स्ट्रा नॉलेज होगी। ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं जाना है कि फालतू की चीज़ें सर्च करना है। जो NCERT में पूछा है वो हम गूगल पे डालेंगे लाइन और उसके बारे में पढ़ेंगे। उसमें जो मेन पॉइंट होगा उसे नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले, और उसमें जो बॉक्स होते हैं NCERT में, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें रहती हैं, उनके क्वेश्चन आते हैं। देन अब पेंटिंग से भी क्वेश्चन पूछने लगा है। जो पेंटिंग बनी होती है ना, जो वहाँ पे चित्र बने होते हैं, तो आपको पेंटिंग से भी क्वेश्चन पूछ रहा है, तो पेंटिंग भी याद रखनी होगी कि ये किसकी पेंटिंग है, किसने लिखी। एंड सीरीज वाइज क्वेश्चन पूछता है कि ये कब कब हुआ। सन का क्वेश्चन आएगा तो सीरीज वाइज पूछ लेगा। और मतलब
आपको तो पता है थ्योरिकल क्वेश्चन बनते हैं, फैक्चुअल क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। तो वर्ल्ड हिस्ट्री का हुआ ना बनाए। सबसे पहले आप 9th एंड 10th की एनसीईआरटी से गो थ्रू होइए। अगर आपको बिलीव नहीं हो रहा है हमारी बात पे, तो मैं कहूँगी कि आप 9th की क्लास का फर्स्ट चैप्टर पढ़िए, फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़िए एक चैप्टर पढ़ने के बाद फिर आप, अगर आपको थोड़ा समझ में आया या नहीं आया है, तो आप अंडरस्टैंडिंग के लिए YT पे जाइए, फ्रेंच रेवोल्यूशन सर्च करिए, वहाँ पे कई टीचर आ जाएंगे जो थ्योरी कराते हैं। तो उन टीचर से आप क्लास पढ़ेंगे तो आपको अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी कि हाँ ये चीज़ मैंने बुक में पढ़ी थी। ठीक है, देन फिर आप रिवीजन करेंगे ना जब वो लेसन का, तो आपको क्लियरिटी आ जाएगी और आप अच्छे से पेपर को टैकल कर पाएंगे। यकीन मानिए गाइस, आपको रीडिंग करनी ही पड़ेगी। और एनसीईआरटी रीडिंग का फ़ायदा क्या है, देखो एनसीईआरटी अगर हम पढ़ते हैं तो हम कितने एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं, आप पता है ना कितने, DSSB जो कि है ही, EMRS जो हो चुका है, अगर आपने दिया होगा तो उसमें देखा होगा कि फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं थे, उसमें सारे के सारे क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल थे, कॉन्सेप्ट बेस्ड थे, लाइन टू लाइन एनसीईआरटी की आई है। सो गाइस प्लीज़, मुझे वीडियो बनाने का शौक़ नहीं है, मैं बस ये चाहती हूँ कि मिसगाइड मत होइए। मैं भी प्रिपरेशन कर रही हूँ टीचिंग एग्ज़ाम की, एंड देन अदर एग्ज़ाम भी साथ में चल रहे हैं, सबके साथ में चलते हैं, ओनली टीचिंग पे कोई फोकस नहीं कर रहा है। तो टीचिंग एग्ज़ाम एनसीईआरटी से हमारा DSSB, EMRS एंड KVS एंड NVS, ठीक है। और जो BPSC का TGT और PGT का एग्ज़ाम देंगे वहाँ भी एनसीईआरटी पूछी जाती है, और जूनियर के पेपर के लिए भी एनसीईआरटी पूछी जाती है। तो मैनी ऑफ एग्ज़ाम एनसीईआरटी से कवर होते हैं, ठीक है। तो आपको एनसीईआरटी रीडिंग करने में कोई घाटा नहीं है, यानी कि हमारा ये प्लस पॉइंट ही है, हमारी एक अंडरस्टैंडिंग नहीं। यहाँ से हमारे 80% क्वेश्चन आते हैं, एनसीईआरटी से हमारे 80% क्वेश्चन आते हैं, 20% क्वेश्चन ही इधर उधर से आते हैं। तो 80 क्वेश्चन गाइस बहुत होते हैं। और जब इधर उधर से का मतलब जो एक्स्ट्रा पॉइंट मैं पढ़ने के लिए बोल रही हूँ ना, कि यहाँ जो एक्स्ट्रा पूछा उसके बारे में जानकारी लीजिए और लिखिए, तो वो एक्स्ट्रा पॉइंट जब आप पढ़ेंगे तो वो जो 20% क्वेश्चन है ना, जो 20% एनसीईआरटी से नहीं आ रहे हैं, वो 20% इधर एक्स्ट्रा पॉइंट से आएंगे। तो वो एक्स्ट्रा पॉइंट हमें पढ़ने हैं। एंड बस मेरी तो यही स्ट्रेटजी है, मैं यही कहूँगी आपसे कि बस पढ़ाई पे फोकस करिए, एनसीईआरटी रीडिंग करिए। एनसीईआरटी रीडिंग करने का आपके पास टाइम नहीं है तो मैं डेली एक वीडियो, अभी एक वीडियो ही डाल रही हूँ अभी, एंड देन कल से मैं आई थिंक मैं अभी आज आपको वो प्लानर की वीडियो बनाने वाली हूँ। इसमें बहुत मेहनत से मैंने प्लानर बनाया है, 16 डेज का प्लानर है गाइस। अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो यकीन मानिए आपका एग्ज़ाम नहीं रुकेगा और अच्छे से आप एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे। DSSB, TGT और जनरल पार्ट सबके लिए होता है। तो वीडियो मैं बनाऊंगी, आज शाम तक वो वीडियो या दोपहर तक आपको मिल जाएगा। सो प्लीज़ एक बार ज़रूर उससे गो थ्रू हो जाइए। देन मैं डेली टारगेट वीडियो नहीं बनाऊंगी, डेली टारगेट ओनली मैं टेलीग्राम पे शेयर करूंगी, क्योंकि 1 फरवरी से हमारा टारगेट स्टार्ट हो रहा है। हम फालतू का टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बस बस एनसीईआरटी की वीडियो ही आएंगी आपके पास। और एनसीईआरटी में मैं एक्स्ट्रा लेके नहीं चल रही हूँ, जो लाइन टू लाइन लिखा है वो ही रीड कर रही हूँ आराम से, जिससे कि जो वर्किंग है वो अपना ईयरफोन लगा के अपने कान में एनसीईआरटी को सुनने से भी हमारे दिमाग में चीज़ें रह जाती हैं। सो थैंक यू गाइस। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है, अगर आपके लिए थोड़ी सी भी बेनिफिशियल वीडियो है, आपको कुछ भी इस वीडियो से लाभ मिल रहा है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करें। और जो भी आपकी क्वेरी है, जो भी आपके क्वेश्चन है, सो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। एंड टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो प्लीज़ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए और देन आपको अभी प्लानर मिल जाएगा। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे स्टडी साथ 1 फरवरी से। थैंक यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।